Good evening, everybody. Today we will discuss with a new topic, that is conditional clauses. Previously, we have discussed relational clause. Conditional clause is a clause which shows condition. आपको नाम से ही पता चलेगा कि कंडीशनल क्लॉज हमें कंडीशन दिखाएगा. कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स. जो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मिलेंगे उसको दो पार्ट्स आपको दिखेंगे. उसमें इफ क्लॉज होगा एंड मेन क्लॉज होगा. इफ क्लॉज हम किसे कहेंगे? जिस पार्ट में इफ आएगा वो इफ क्लॉज कहलाएगा, और जो फिर उसके बाद वाला हिस्सा बचेगा उसको हम मेन क्लॉज कहेंगे. आपको याद रखना है, कंडीशनल क्लॉज इज ए क्लॉज विच शोज कंडीशन. कंडीशनल क्लॉज हमें कंडीशन दिखाएगा. और उस सेंटेंस में कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं. एक पार्ट को हम कहते हैं इफ क्लॉज और दूसरे को हम कहते हैं मेन क्लॉज. इन द सेंटेंस इफ इट रैन्स आई शैल सिटी एट होम. ये एक सेंटेंस है. इफ इट रैन्स, ये इफ क्लॉज बन गया. आई शैल सिटी एट होम मेन क्लॉज बन गया. एग्जाम्पल है ये. इफ इट रैन्स आई शैल सिटी एट होम. इफ इट रैन्स इज द इफ क्लॉज एंड आई शैल सिटी एट होम इज द मेन क्लॉज. इफ इट रैन्स, ये इफ क्लॉज बन गया. एक पार्ट, एक सेंटेंस का एक पार्ट है, और आई शैल सिटी एट होम मेन क्लॉज है, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट बन गया. There are four types of conditional clauses are as follows. आपको चार काइंड्स याद रखने हैं कंडीशनल क्लॉज के. फर्स्ट वन इज, ये वाला हम लास्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज. आपको याद रखना है कि पहले वाले काइंड को फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, फिर दूसरा काइंड आएगा उसको हम सेकंड कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, फिर थर्ड वन आएगा उसको हम थर्ड कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, और फिर जो लास्ट वन आएगा उसको हम जीरो कंडीशनल क्लॉज कहेंगे. आपको याद रखना है फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा, उसका हम दूसरा नाम देते हैं विल कंडीशनल क्लॉज. उसको हम विल कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं और उसको हम फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं. विल कंडीशनल क्लॉज में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये सेंटेंस के दो हिस्से जो है हमें दोनों के ही स्ट्रक्चर याद रखने हैं. पहले आपको याद रखना है इफ क्लॉज में क्या होगा. आपको वहां पे एग्जाम में मिलेगा इफ इट रैन्स, फिर तो डाई डैश कंप्लीट द सेंटेंस इन कंडीशनल क्लॉज. आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा, तो आपको फिर वो पूरा कंप्लीट करना है सेंटेंस, मगर खुद ही. आपको क्या करना है, आपको देखना है पहले इफ क्लॉज में कौन सा स्ट्रक्चर है और फिर हमें मेन क्लॉज में कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है. तो हमें याद रखना है, अगर वहां आपको मिलेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको वहां पे मिलेगा. इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, if plus you subject work hard is first form of verb. if you work hard फिर होगा डाई डैश. आपको ये खुद ही फिल करना है, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर. अगर इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा तो आपको याद रखना है, हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब. एक आपको सब्जेक्ट यूज करना है, एक आपको विल यूज करना है, और फिर वर्ब यूज करनी है. तो वहां आपको मिलेगा if you work hard, you आपको लिखना है you will pass. you subject will by rule and verb you will pass. और एक एग्जांपल है, पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है. if प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको याद रखना है मेन क्लॉज में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब. if you work hard you will pass. और एक एग्जांपल है, if she comes here, comes फर्स्ट फॉर्म वर्ब, if she comes here फिर होगा डाई डैश. तो आपको खुद ही लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल प्लस वर्ब. तो हम लिखेंगे आई विल नॉट सिट हेयर या आई विल सिट हेयर, जो आपको पसंद आएगा.
If she comes here, I will not sit here. और एक एग्जाम्पल, if you wear warm clothes, if you wear warm clothes, डैश डैश होगा तो आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट प्लस if प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपको लिखना है you will not need कांगरी है। अगर आपके पास गर्म कपड़े होंगे तो कांगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। if you wear warm clothes, you will not need कांगरी है। if we miss the train, if we miss the train, फिर होगा डैश डैश, we will go by bus। if we miss the train, we will go by bus। और एक एग्जांपल लेंगे, if you call him now, if you call him now, he will be in he might be in a meeting है, मगर हमें यहाँ पे will लिखना है, he will be in a meeting। तो आपको जब पहले फर्स्ट फॉर्म मिलेगी ये प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब है। आपको यही याद रखना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए इसको फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। इसमें हम यूज करते हैं विल, इसीलिए इसका दूसरा नाम विल कंडीशनल क्लॉज है। तो दूसरा काइंड है वुड कंडीशनल क्लॉज है। वुड कंडीशनल क्लॉज या सेकंड कंडीशनल क्लॉज, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज बन गया, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ये बन गया सेकंड कंडीशनल क्लॉज। उसमें हम विल यूज करते थे मेन क्लॉज में, इसमें हम वुड करेंगे यूज मेन क्लॉज में, इसीलिए इसका नाम वुड कंडीशनल क्लॉज भी है, क्योंकि विल का पास्ट वुड ही आएगा। तो आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर, if प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, if प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर होगा डैश डैश। तो आपको याद रखना है जब इस तरह का क्या मिलेगा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। ये थोड़ा आसान ही है। अच्छा एग्जांपल हम लेंगे, if प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, if he worked hard, if he worked सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, if he worked hard, फिर होगा डैश डैश। तो आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब लिखना है, he would pass the exam है। और एक है if she wept before the officer, wept है, if she wept before the officer, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, she would get the son released। if she wept before the officer, she would get her son या get the son released। और एक एग्जांपल है if she invited me, if she invited me, I will go। अगर हसा समय से बासा कस है if कंडीशन के अपनी कंडीशन आसन है, इसमें कंडीशन होती है इसीलिए हम इसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। इसमें कंडीशन है if she invited me, ये अगर हसा समय से है I would go, यानी हसा गशी सालस। if she were beautiful, अगर वो खूबसूरत होगी कंडीशन है तो he would marry her, तो ये उसके साथ शादी करेगा। तो आपको याद रखना है ये प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम मेन में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। और एक एग्जांपल है इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ कंडीशन अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो डैश डैश है, तो आपको खुद ही कंप्लीट करना है, आई वुड गो टू द अरब, अब मैं अरब जाता। और ये था सेकंड कंडीशनल क्लॉज। फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको विल कहते हैं हम विल कंडीशनल क्लॉज, उसको हम मेन में विल यूज करते हैं। सेकंड कंडीशनल क्लॉज दूसरा काइंड था, उसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इफ में यूज करते हैं और उसको वुड कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, उसको हम मेन में वुड यूज करते हैं। और है ना थर्ड वन है थर्ड कंडीशनल क्लॉज, या उसको कहते हैं वुड हैव कंडीशनल क्लॉज। उसका ना इसका है इसमें आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए इसका नाम थर्ड कंडीशनल क्लॉज दिया गया है और हम मेन क्लॉज में यूज करते हैं।
वुड प्लस हैव, इसीलिए इसका नाम वुड हैव कंडीशनल क्लॉज भी है। तो आपको याद रखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको मिलेगा इफ क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, खाली थर्ड फॉर्म नहीं होगी, हैड भी होगी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगानी है मेन क्लॉज में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको याद रखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको याद रखना है मेन में हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जांपल हम लेंगे इफ यू हैड वर्कड हार्ड है, अगर आपने मेहनत की होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड देन डैश डैश होगा। तो आपको खुद ही देखना है, इसमें इफ भी है, सब्जेक्ट भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो आपने एग्जाम पास किया होगा। और एक एग्जांपल इफ यू हैड डन इट, इफ यू हैड डन इट, फिर तो डैश डैश होगा, दे आपको लिखना है दे वुड हैव रिबक्ड हर, या जो भी आपके मन में आएगा। इफ शी हैड टोल्ड मी, if she had told me I would have known it। और एक एग्जांपल है if it had snowed from early morning, if it had snowed from early morning it would have collected on the ground। और एक एग्जांपल है if he had studied harder, if he had studied harder he would have passed, he would have passed the exam or he would have passed। आप पेपर को देख लेना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको 9th में भी होगा शायद, मगर आपको आप ख्याल रखना है कि आपने इससे पहले कि ये टॉपिक आपने देखा होगा, मगर ये तो ग्रामर जो है ये आपको थोड़ा कम ही याद रहता है। अगर आपको ख्याल रखना है, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। आपको मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर इफ में, तो डैश डैश होगा, या अगर वहां पे मेन ही होगा तो आपको इफ लिखना है। तो आपको ख्याल रखना है कि और एक काइंड है इसका, उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल क्लॉज या कहते हैं प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन तीनों पे ज्यादा स्ट्रेस देनी है। फोर्थ काइंड इज जीरो कंडीशनल क्लॉज, या हम कहेंगे प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज। ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें आपको मिलेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो आपको मेन में लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही, ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि उसमें थोड़ा अरेंज था। इसमें आपको लिखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको मेन में लिखना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको एग्जांपल इस तरह देनी है इफ यू पुट sugar salt into the glass of water, if you put salt into the glass of water, तो डैश डैश होगा, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ आपको लिखना है it tastes saltish, if you mix sugar and water it tastes sugarish, if you put tea water sugar and milk, तो डैश डैश मिलेगा it tastes sugarish। If a car driver sees a red light, he stops. If you heat water, it evaporates। वो आपको ख्याल करना है, जिसमें आपको मिलेगा if प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको उसमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको आप देख लेना है, पेपर पे आप देख लेना, इसमें आपको मिलेगा इफ आई इफ यू वर्क हार्ड डैश डैश कंप्लीट द सेंटेंस इन कंडीशनल क्लॉज। तो आपको ये खुद ही देखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस में आएगा, किस काइंड में फॉल होगा, तो आपको इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो आपको देखना है
कि पहले आपको याद रखना है फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज एक काइंड है, उसमें हमें बताया गया है, उसमें आपका स्ट्रक्चर आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए उसका नाम फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज रखा गया है। तो हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट प्लस विल और वुड नॉट, विल है आपको विल ही याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। तो आपको दूसरे काइंड की पता है, दूसरे काइंड की का स्ट्रक्चर आपको इस तरह याद रखना है। इसमें हमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखनी है। तो मेन में हमें लिखना है, मेन में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। और एक की बात हमने की है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसको क्या कहते हैं हम, थर्ड कंडीशनल क्लॉज या वुड हैव कंडीशनल क्लॉज। तो उसका स्ट्रक्चर आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मेन में आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक फोर्थ वन जो था, जो मैंने बताया, वो हम इसको कहते हैं प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज या जीरो कंडीशनल क्लॉज। तो आपको इसमें याद रखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेन में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है। तो ये था किसके बारे में, कंडीशनल क्लॉज के बारे में। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी है, क्योंकि हम वो टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, मगर मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, अभी तो टाइम है ही। और एक टॉपिक जो है वो हमें है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको वहां पे एग्जाम में मिलेगा सिंपल सेंटेंस, आपको उसको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड आपको मिलेगा, उसको आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर आपको पहले जब पता ही नहीं होगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दूंगा। सिंपल किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, और फिर हम कल इसको कन्वर्ज करेंगे हैं, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में है। इसी तरह हम ये सबसे मैं क्या कहूँगा कि सबसे मुश्किल टॉपिक है ये, ग्रामर में सबसे मुश्किल टॉपिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखो कि मैं आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे। तो पहले आपको देखना है कि सेंटेंस हम किसे कहेंगे, है सेंटेंस हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उसमें जब सेंस होगी तब हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस के कितने काइंड्स है वो आपको तो इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है, ये तो आपको पता ही है। मगर यहाँ पे वो आपको मिलेंगे सेंटेंस के कुछ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, a simple sentence is one that contains one finite verb either expressed or understood. It simply means that it has one definite verb and is consequently a single independent clause. और ये थोड़ा definition है, ये थोड़ा lengthy ही है, I will explain. सिंपल सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें हमें मिलेगा एक फिनिट वर्ब मिलेगी हमें, और अनएक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड एंड और अंडरस्टूड आपको मिलेगा, जो अच्छी तरह से एक्सप्रेस की गई हो बात, या जो हमें अंडरस्टैंड अच्छी तरह से होगी वो बात उस सेंटेंस में की गई हो। if it simply means that it has one finite verb, आपको मिलेगा उसमें एक ऐसी वर्ब होगी जो हमें अच्छी तरह से समझ आएगी, और consequently a single independent clause, और उसमें आपको थोड़ा सेंटेंस का कुछ हिस्सा लगेगा जो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मीन्स जो पहले पे मुनहसिर होगा है? तो आपको मैं और एक शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा। A simple sentence is a sentence which has one subject and one predicate is known as simple sentence. नक्शल में आपको याद रखना है, सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट हम किसे कहेंगे, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, सब्जेक्ट हम कहेंगे काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो बाकी सेंटेंस का हिस्सा बचा है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। यहाँ पे मैंने एरो से एक्सप्रेस किया है, शी को मैंने नीचे एरो दिया है,
तो ये आपको क्या है, शी रीड्स ए नॉवल है। एग्जाम्पल में देता हूं, शी रीड्स ए नॉवल। पहले आपको देखना है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आएगा, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम किसे कहेंगे? सब्जेक्ट शी रीड्स ए नॉवल एक सेंटेंस है, शी सब्जेक्ट है, रीड्स ए नॉवल एरो से आपको नजर आएगा है, रीड्स ए नॉवल प्रेडिकेट है। और एक एग्जांपल, ही रोट ए लेटर, ही इज सब्जेक्ट, रोट ए लेटर इज प्रेडिकेट। बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर सब्जेक्ट, आर रनिंग इज प्रेडिकेट। ऐसे ही जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो आपको ख्याल रखना है, आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा काइंड जो आपको याद रखना है उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस में आपको याद रखना है, द टू क्लॉजेस इन ए सेंटेंस आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर इट इज ग्रामेटिकल फंक्शन। सेंटेंस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर मुनहसर होता है, डिपेंडेंट होता है। क्यों? ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए, क्योंकि उसको पूरी मीनिंग आनी चाहिए, पूरा सेंस आना चाहिए, इसीलिए एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट होता है। सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इस किस्म के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इन कंपाउंड सेंटेंस व्हेन टू सेंटेंसेस आर पॉजिटिव वी कैन जॉइन। अगर एक कंपाउंड सेंटेंस में दो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मीन्स जिसमें दोनों की डिग्री सेम होगी, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव जब होगा तो हम उनको एंड से ज्वाइन करेंगे। एंड व्हेन टू सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आपको सेंटेंस मिलेगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो हमें यूज करना है बट। ये हमने प्रिपोजिशन में पढ़ा है, कंजक्शन में पढ़ा है पहले ही है। तो ये तो एक बड़ी सी डिफिनीशन है, एक आसान डिफिनीशन है, यहाँ पे मैंने आर से लिखा है, एक आसान सी डिफिनीशन में दूंगा जो आपको याद रहेगी। ए सेंटेंस दैट हैज टू सिंपल क्लॉजेस, एक सेंटेंस जिसमें दो सिंपल क्लॉजेस होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, एंड दे आर जॉइंड बाय अ कंजक्शन, जो एक कंजक्शन से ज्वाइन किए गए हो। आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे, उनको आपस में जोड़ा गया है किससे? कंजक्शन से है। तो आपको समझ लेना है ये कंपाउंड सेंटेंस है। A sentence that has two simple clauses, simple clauses means simple sentences। आपको दो sentences मिलेंगे, simple sentences मिलेंगे, मगर उनको ज्वाइन किया गया है कंजक्शन से, तो आपको समझ लेना है this is a compound sentence। एग्जाम्पल में लूंगा, our principal is highly gentle, ये एक सिंपल सेंटेंस है। आवर प्रिंसिपल इज हाईली जेंटल है, सिंपल क्लॉज कहो या सेंटेंस कहो, एस आवर प्रिंसिपल इज हाईली जेंटल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है, वहां आपको मिलेगा ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ये अलग अलग दो सेंटेंसेस है, इनको क्या करना है? कंपाउंड बनाना है, मगर ये दोनों डिग्रियां पॉजिटिव है। पॉजिटिव, ये एक जेंटल है, प्रिंसिपल जो है वो हाईली जेंटल है, बहुत शरीफ है, वो उसूलों का वो ज्यादा उसूल परस्त है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें कंजक्शन आएगा, आवर प्रिंसिपल इज हाईली जेंटल एंड ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। Our principal is highly gentle and he is a man of principles, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। और एक एग्जांपल, wear warm clothes, एक सिंपल सेंटेंस है, यू विल फील कोल्ड, मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। वियर वार्म क्लोथ्स पॉजिटिव डिग्री है, यू विल फील कोल्ड नेगेटिव डिग्री है, तो इसको एंड से हम ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको ज्वाइन किया गया होगा और से है, wear warm clothes or you will feel cold। आपको ये ख्याल रखना है, दो सेंटेंस को कंजंक्शन से कंजक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और एक एग्जांपल, शी मस्ट बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल, he will not
marry her. She must be beautiful, he will not marry her. ऐसे दो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इनको हम कंजक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे कंजक्शन से। तो आपको याद रखना है she must be beautiful और she will not marry her। ये एक सेंटेंस है, ये दो सिंपल सेंटेंसेस है, इनको कंजक्शन कंजक्शन से क्या, इनको कंजक्शन से ज्वाइन किया गया है, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको याद रखना है कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, वो कंजक्शन से ज्वाइन किए गए हो, ये हो गया कंपाउंड है। अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे हम कहेंगे? It is a sentence made up of a main clause and one or more subordinate clauses। आपको सेंटेंस मिलेगा एक मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज, और उसमें आपको मिलेंगे एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा, उसमें आपको मिलेंगे दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट भी इंडिपेंडेंट ही है। एक सेंटेंस में मेन क्लॉज होगा, मेन सेंटेंस होगा, और उसमें आपको मिलेंगे दो या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो इसकी और एक डेफिनेशन भी है, ए सेंटेंस विच हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें आपको एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा, एंड वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मिलेंगे, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। मगर मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है, a sentence which has one principal clause and one or more than one subordinate clauses is known as complex sentence। अब हमें देखना है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हम किसे कहेंगे? A sentence that which can stand on its own and in which subject and predicate is present। जब आपको लगेगा सेंटेंस में, ये सेंटेंस जो है, आपको कोई सेंटेंस दिखेगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो कंप्लीट होगा, वो खुद ही अपनी मीनिंग पूरी दे रहा होगा। तो आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, पूरी मीनिंग भी है, देन दिस इज द मेन क्लॉज, दिस इज द मेन क्लॉज, वही मेन क्लॉज आपको लगेगा। और मैंने कहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको मिलेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, एक और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको मेन क्लॉज पता नहीं था, मेन क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? जो सेंटेंस अपने आप स्टैंड हो रहेगा, स्टैंड रहेगा, और उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, देन दिस इज नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम किसे कहेंगे? A sentence which cannot stand on its own, वो सेंटेंस जो आपको लगेगा कि ये अधूरा ही है, ये हाफ ही सेंटेंस है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, और उसमें भी आपको लगेगा इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मगर पूरी मीनिंग नहीं है, सेंसलेस है। तो आपको समझ लेना है दिस सेंटेंस इज a complex one because there is a principal or main clause and one or more subordinate clauses। प्रिंसिपल क्लॉज युस पान हेकि स्टैंड रूजित, सबऑर्डिनेट क्लॉज युस डिपेंडेंट आसे मेन क्लॉजस पे। एग्जांपल मैं लेता हूं, शी विल गेट डिस्टिंक्शन, शी विल गेट डिस्टिंक्शन, ये पूरा सेंटेंस है, दिस इज नोन एज मेन क्लॉज। इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगी, ये आधा ही सेंटेंस है, पचन पाई सक्से फेल किन पास। इफ शी, पहला तो हमें देखना है शी विल गेट डिस्टिंक्शन, वो डिस्टिंक्शन लाएगी है, वो डिस्टिंक्शन लाएगी, तो आपको लगेगा, ये आपको देखना है ये पूरा सेंटेंस है, यही बन गया मेन क्लॉज। और इसका और एक पार्ट है, इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती फिर तो पता ही नहीं है क्या होगा है, तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वाला क्लॉज, ये वाला सेंटेंस का हिस्सा पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, अगर वो शी विल गेट डिस्टिंक्शन, वो डिस्टिंक्शन लाएगी, मगर अगर वो मेहनत करेगी, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट बन गया, और इसी को हम कहेंगे ये है
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ से आपको लगेगा है। और एक एग्जांपल में लेता हूं, शी एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ भी पता नहीं, ये सेंटेंस आधा ही है। शी एक्सपेक्ट कर रही है क्या, कुछ भी नहीं है, अभी तो पता ही नहीं है। दैट शी वुड पास, मगर अब तो ये इससे कंप्लीट हो जाएगा। दैट शी वुड पास, ये तो है मेन क्लास है, ये तो है मेन क्लास, ये तो सेंटेंस हमें लग रहा है ये कंप्लीट है। शी एक्सपेक्टेड, ये तो आधा ही है। तो हमें जब ये आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको ख्याल करना है, शी एक्सपेक्टेड दैट शी वुड पास, वो एक्सपेक्ट कर रही है वो पास हो जाएगी। तो आपको याद रखना है दैट होगा है? इसमें आप दैट की यूज किया है तो आपको देखना है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और एक एग्जांपल, although he is healthy feels a lot, जहां पे भी आपको although मिलेगा, although sentences always complex sentences, जिसमें although मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। और एक एग्जाम्पल ये याद रखो, although he is healthy, he is healthy, ये तो पूरा सेंटेंस है, ही इज हेल्दी, वो सेहतमंद है। फियर्स अलॉट, फियर्स अलॉट आधा ही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है जब ये दोनों मिलेंगे। ऑल्दो ही इज हेल्दी, वो सेहतमंद है फिर भी वो डरता है। ऑल्दो ही इज हेल्दी फियर्स अलॉट, तो आपको याद रखना है। आप हम कल हम इसको कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज क्या करना है, इधर उधर करना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड को सिंपल बनाना है, कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। तो आपको ये, उसके लिए आपको मैं रूल बताऊंगा, मगर पहले आपको ये याद रखना है कि सिंपल हम किसे कहेंगे, कंपाउंड हम किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स हम किसे कहेंगे। सिंपल के लिए सिंपल याद रखना है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, वो बन गया सिंपल सेंटेंस। जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा मिलेगा तो मगर दो सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे और इनको कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है, तो वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको मिलेंगे वन प्रिंसिपल क्लास, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास, वो आपको याद रखना है, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मगर पहले आपको देखना है प्रिंसिपल क्लास मेन क्लास किसे कहेंगे, जो खुद अपने आप स्टैंड हो जाएगा, पाने ऐसी मीनिंगफुल जाहिर कारण, उसको हम मेन क्लास कहेंगे, या प्रिंसिपल क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास हम उसे कहेंगे जो किस पे डिपेंडेंट होगा, मेन क्लास पे। एनी क्वेश्चन? नो सर।